जय हिंद जवानों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए मैथ के वो क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। हर साल इन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं और चाहे आप कितने कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता हो, आज वाले क्वेश्चंस आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़े प्यार से, बड़े आराम से मैं आपको समझाऊंगा जिससे सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा और पेपर में वो क्वेश्चंस को करके आएंगे और अपना स्कोर करके अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अगर स्कोर अच्छा नहीं होगा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, इस बात को नोट कर लेना। और मैथ को कमजोर नहीं रखना है, हमें मैथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर मैथ कमजोर रहेगा तो फिर हम पूरी तरीके से पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और फिर जो लास्ट वाली कट ऑफ है ना, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार भी रह गए थे, तो उस कट ऑफ में आप रह जाओगे, तो उसमें हमें नहीं रहना, क्योंकि आप पढ़ाई में मेहनत करते हो, फिजिकल में मेहनत करते हो और फिर लास्ट में रह जाते हो, तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। ठीक है, चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और टॉप क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका होता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें पूछा क्या है, फिर आपको उसको सोल्व करना होता है। कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका महत्तम 6 है, तो उनका लसागु क्या होगा ये हमें बताना है। यानी कि उसका महत्तम समाप्रत्यय हमें दिया गया है, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, उसका मान हमें 6 दिया गया है और लसागु हमें पूछा है, यानी लघुत्तम समावर्तय हमसे पूछा है, एलसीएम का मान हमसे पूछा है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ। इन चारों में से कोई भी एक चीज आपसे पूछ लेता है, कभी आपसे एलसीएम पूछेगा, कभी आपसे एचसीएफ पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा। अभी इसी क्वेश्चन से सब कुछ आप निकालना सीख जाओगे। यहां पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमें दिया गया है और उसका मान कितना दिया गया है, 216। गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना हमने यहां पर लिखा हुआ है और उसका मान डायरेक्ट दे दिया। अलग अलग भी दे सकता है, देखो पहली संख्या का मान अलग देगा, दूसरी संख्या का मान अलग देगा, फिर आपको गुना करना होगा और यहां पर डायरेक्ट भी आपको दे सकता है। तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, 216 को हमने यहां पर डायरेक्ट लिख लिया। उसके बाद एलसीएम हमें निकालना है, तो जो चीज निकालनी है उसको सेम लिख देंगे और साथ में एचसीएफ का मान हमें दिया गया है उसको लिख ले। अब जिसका मान निकालना है उसको इधर रखेंगे, बाकी सारा एक तरफ आ जाएगा। यहां पर गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये बटे में आपका 6 हो गया। ठीक है, यहां से ये हट जाएगा और इसके बटे में आ गया। ये बात आप सभी को पता है ना कि भाई बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है। गुना में जो संख्या होती है या ऊपर जो संख्या होती है वो भाग या बटे में चली जाती है, और भाग में या बटे में कोई संख्या होती है वो ऊपर गुना में चली जाती है। ठीक है, ये चीज आप सभी को पता होगा। बीच में क्या होता है, बराबर का अगर निशान होता है, तो ऊपर गुना में था, नीचे आ गया। अब इसको काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 3 बच गया, 6 छंगे 36, तो एलसीएम का मान कितना आ गया, 36 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछा आप आराम से निकाल दोगे। इसमें तो आपसे एलसीएम पूछा था, अब एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ को रखेंगे, बाकी सारा इधर आ जाएगा। पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या को इधर रखेंगे, बाकी सारा उधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। अब आराम से कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होने वाली ये टाइप है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप सभी को पता है कि भाई टाइम एंड वर्क से, काम और समय से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन फिक्स आ रहा होता है और बहुत अच्छी टाइप है ये। देखिए क्या है कि यदि 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 18 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, इसमें और भी बड़ा आपको दे सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया हुआ है कि आपको MDH मसाले वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, MDH, और यहां पर 2 दिए हुए होते हैं,
तो एक तरफ M1 D1 H1 का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा M2 D2 H2 का इस्तेमाल हम करते हैं। इनमें से जो चीज नहीं दी हुई उसको हम छोड़ भी देते हैं। M का मतलब होता है मैन, यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। D का मतलब होता है डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं, और H का मतलब होता है आवर, कितने घंटे काम कर रहे होते हैं। ये सिंपल तरीका है याद करने का। MDH मसाले हम सभी ने सुने हुए हैं, बहुत सारे एड्स हमने देखे हैं, तो याद करना हमारे लिए आसान है। तो देखिए पहले M आदमियों की संख्या कितनी दी हुई है 15, तो सबसे पहले 15 लिख देंगे गुना में, उसके बाद 12 दिन, डेज का D का मान कितना दिया हुआ 12, घंटे नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे। दूसरी तरफ क्या है 18 आदमी, M2 का मान 18 दिया गया है, और दिनों की संख्या हमसे पूछी है, यानी D2 का मान हमसे पूछा है, D का मान हमसे पूछा है। तो जिसका मान निकालते हैं उसको उधर रखते हैं, बाकी सारा एक तरफ आ जाता है। तो ये 18 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि बराबर के दूसरी तरफ होते हैं, ऊपर होता है तो नीचे आ जाएगा। काट दीजिए इसको, जिससे कट रहा है 3 से काट लीजिए या आप 6 से काट लीजिए। 6 से काटेंगे 6 3 18 और इधर से 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा, यानी कितने दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? सभी के दिमाग में ये बात सेट हो गई? एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने अभी बताया ना MDH, तो H तो इसमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ M और D का प्रयोग करेंगे आदमी और दिनों का। सबसे पहले आदमी दिए गए थे 15, दिनों की संख्या 12, दूसरी तरफ आदमी कितने दिए गए 18, दिनों की संख्या हमें निकालनी थी, तो ये 18 इसके बटे में आ गया। यहां से काटा 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3 से काटा 5 पे और 5 दूनी क्या हो गया आपका 10 दिन हो गए। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? आराम से कर लोगे। अब चाहे आप कितना भी बड़ा दे दे कितना भी छोटा दे दे, आप आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि A और B की आयु का अनुपात 4:3 है। यहां पर A और B की आयु का अनुपात दिया गया है 4:3 दिया गया है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता है, तो A की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आयु वाले चैप्टर का भी है, ठीक है जी, और ये आपके अनुपात वाले चैप्टर में भी आप इसको काउंट कर सकते हो। देखिए कैसे, बार बार एग्जाम्स में आता है, ध्यान से देखना। जो ये वाली टाइप मैं आपको बता रहा हूं ये बार बार आपके एग्जाम्स में आती है। A और B का अनुपात दिया गया है, तो A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा आपका 4:3 हो जाएगा, है ना। ये किसकी दी गई है? वर्तमान की दी गई है। आगे क्या बोला कि 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। अब अनुपात कितना हो रहा है? 9:7 हो रहा है, लेकिन कितने वर्ष के बाद हो रहा है? 5 वर्ष के बाद। तो नीचे लिख देंगे कि बात की बात हो रही है, 5 वर्ष के बाद हो रही है। तो A की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें बताना है। A की वर्तमान आयु के बारे में हमें बताना है, ठीक है। अब यहां पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, 4 से 9 हो गया, 5 का अंतर आ रहा है। यहां पर देखोगे 3 से 7 हो गया, 6 का अंतर आ रहा है। अगर ये अंतर बराबर होता तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट उस अंतर का मान इसके बराबर रखते हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन यहां पर अंतर अलग अलग आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? अंतर सेम करना होगा। अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे? इनमें जो अंतर है उससे ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। तो 9 और 7 में 2 का अंतर है, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। यह अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात कितना है? 9 और 7 है। देख लो अंतर कितने का आ गया? 1 का, इधर से भी 1 का, और 1 का मान कितना हो गया? 5 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया? 5 वर्ष हो गया। अब जो हमसे पूछा हम आराम से कर सकते हैं। A की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, तो A की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8। तो 1 बराबर 5 है, तो 8 बराबर क्या होगा? 8 को 5 से गुना करेंगे 40 वर्ष क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 वर्ष आंसर हो गया। अगर हमसे B की वर्तमान आयु पूछता तो 6 से गुना कर देते, 6 गुना 5 कितना हो जाता? हमारा 30 वर्ष हो जाता।
5 साल बाद की पूछता है तो पहले वाली निकाल के आप जोड़ सकते हो 5 5, या आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो। 9 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 9 पंजे 45 हो गया। देखो अभी 40 थी, 5 साल बाद 45 ही होगी। यहां पर डायरेक्ट 5 से गुना करोगे तो 7 पंजे कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। अभी देखो वर्तमान में इसकी कितनी थी, 30 वर्ष, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 35 वर्ष। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया, वो लास्ट में है, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए वो आजकल चल रहा है ना एक मीम कि वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो अलग ही लेवल का है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे। थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है, तो उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है अपना, कि यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 है, तो धनराशि क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो इसके लिए मैंने आपको कई प्रकार से आपको समझाया हुआ है, जो भी आपका दिल करे, जैसे भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि भाई ये क्या होता है, ये वाला आपका मूलधन होता है, कि भाई कितनी राशि है, ये आपका मूलधन हो गया। इसमें ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, ये वाला अंतर होता है। यहां पर बताया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 50, यानी 50 रुपए का अंतर है। और 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल का हमने लिखा है, 3 की बात होगी 3 का आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है, 10% वार्षिक दर है, तो इसका मतलब दर कितनी है, ये 10% है। तो ये 10% का मान है 500। 100% का मान क्या होगा, इसके आगे एक 0 लगा दो, तो 50 का क्या हो जाएगा, आपका 500 हो जाएगा। लेकिन ये किसका है, मूलधन का 10% है, तो मूलधन क्या होगा, इसका 100, तो इसके आगे एक 0 और लगा दो, तो मूलधन कितना हो जाएगा, आपका 5000 हो जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। यहां पर 10 था तो 10 के लिए कुछ करना ही नहीं होता कि भाई ये 10% का मान है, 100% का मान निकालना है, एक 0 आगे लगा दो, 500 हो गया। ये इसके 10% का मान है तो एक 0 और लगा दो, 5000 हो गया। आराम से हमने कर लिया, आराम से हमने कर लिया, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं हुई। तो आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, आपसे दो, अगर ये ऐसे भी देकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, अंतर तो आपको पता है ना, तो इसका 10%, ये 50 है तो ये कितना हो गया, 500, तो ये वाला भी कितना होगा, 500, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, पहले साल का और दूसरे साल का, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 2 साल का कितना होगा, तो 500 और 500 1000 और प्लस में 50, तो 1050 रुपए हो जाएगा। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपसे मूलधन पूछा, मूलधन हमने निकाल दिया। 2 साल का साधारण ब्याज पूछा, 2 साल का साधारण ब्याज हमने निकाल दिया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल दिया, आराम से निकाल दिया इसी चीज से। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका भी बता दूंगा अगली क्लास में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसी तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जिनको नहीं समझ में आया आप सर्च करो सिंपल इंटरेस्ट, आर्मी सिंपल इंटरेस्ट प्रवीण कटारिया लिखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं। आपके आर्मी के एग्जाम्स के लिए मैंने सभी चैप्टर जो पढ़ा रखे हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, या जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आपको दिख जाएगी, वहां पर जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप आराम से पढ़ सकते हो। बिल्कुल प्यार से मैंने समझाया हुआ है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे देखिए क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 11 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, तो गुना करेंगे तो कितना आ गया, 330 हो गया टोटल। 11 संख्याओं का औसत 30, तो अगर हमें टोटल योग निकालना है तो 11 और 30 को गुना करेंगे, वो कितना आ गया, आपका 330 आ गया। उसके बाद 6 संख्याओं का औसत हमें 28 दिया गया है, तो 28 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट गुना कर लो,
या 28 दूनी 56 होता है और 56 को 3 से गुना कर लो तो भी आपका आ जाएगा। जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे कर लो 8 6 48, तो 8 आपने यहां पर लिख दिया, 4 बच गया, और 6 दूनी 12 और 4 16, 168 हो गया। और जो दूसरा तरीका बताया था 28 दूनी 56, ठीक है। 28 दूनी क्या हो गया 56, और 56 तिया क्या होगा, 56 तिया क्या होगा 50 तिया क्या होता है 150, और 6 तिया 18 168। ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप करना चाहते हो। अंतिम 6 का कितना दिया गया है, और वो दिया गया है हमें 32 दिया गया है। तो इसको भी आप आराम से गुना कर लो, 6 दूनी 12, 1 और 18 और 1 19, 192। 6 का ए और 6 का ए अगर इनको जोड़ दे तो 12 का बन जाता है, और 12 के में से 11 का माइनस कर लेंगे तो छठी संख्या का निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी हमने छठी संख्या जोड़ ली, क्योंकि ऊपर से है वो 6 संख्याओं का है, तो 1 से लेकर 6 तक की वाली जो छठी संख्या है वो जोड़ी गई, और नीचे से भी आपकी अंतिम 6 संख्याएं हैं तो इसमें भी छठी संख्या जोड़ी गई। तो जो 2 बार आ गई है वो अगर इन 12 में से 11 का माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। निकाल लो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 1 15 और 1 16, ठीक है, और 3 360 में से 330 माइनस करेंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। छठी संख्या कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी 30। इस प्रकार से आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, आपके आर्मी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल फंसना नहीं है। क्या है कि भाई x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। जब भी आपसे ऐसे पूछेगा, देख लो इसको कि x प्लस 1/x का मान 3 है और x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हमें आराम से करना है a स्क्वायर माइनस का 2। यहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होता तो प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2 हमने लिख दिया। a का मतलब है कि यहां पर जो संख्या है उसका स्क्वायर आपको करना है, तो यहां पर कीजिए 3 का स्क्वायर और माइनस में 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, लिख लेना, ठीक है, एग्जाम्स में आ जाता है। a स्क्वायर माइनस 2 करना है, यानी कि यहां पर जो संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर करके उसमें माइनस 2 करना है, और अगर माइनस होता तो यहां पर प्लस 2 करते, ठीक है। दूसरी चीज यहीं पे आपसे ये भी पूछ लेता है एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, ये भी आपसे पूछ सकता है कि पावर 3 वाला भी, पावर 2 वाला पूछा, पावर 3 वाला भी। अगर पावर 3 वाला पूछेगा तो आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस में 3a, यानी कि यहां पर जो संख्या दी हुई है उसका क्यूब करना है और माइनस में 3 गुना a लिखना है आपको। जैसे यहां पर करते तो 3 का क्यूब माइनस का 3 गुना 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और माइनस का 9, यानी कि यहां पर आपका 18 आ रहा होता, ठीक है जी। तो याद कर लेना, कुछ भी आपसे यहां पर पूछ सकता है, 2 वाला भी 3 वाला भी, प्लस माइनस का डिफरेंस आपको बता ही दिया है मैंने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी आपसे त्रिभुज से पूछेगा, कभी आपका चतुर्भुज का पूछेगा, ठीक है। क्या है कि एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात दिया गया है हमें 2:3:4 हमें दिया गया है, और सबसे छोटा कोण हमसे पूछा है। कभी आपसे सबसे छोटा कोण पूछेगा, कभी आपसे सबसे बड़ा कोण पूछेगा, या छोटे कोण और बड़े कोण का अंतर आपसे पूछ सकता है, उनका योग आपसे पूछ सकता है। तो पहले निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है भाई 180 डिग्री होता है, और यहां पर हमें अनुपात में दिया गया है, तो 2 और 3 5 और 5 और 4 9, यानी कि 9 अनुपात बराबर कितना होता है भाई 180 डिग्री हो जाएगा। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो बटे में 9 चला जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 0 20 डिग्री, यानी कि एक अनुपात का मान 20 डिग्री हो गया। अब हमसे कुछ भी पूछे, हमसे सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा 2 अनुपात, जिसका अनुपात छोटा वो कोण छोटा, तो 2 अनुपात 2 से गुना कर दो 20 को, तो कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा।
तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। सबसे बड़ा पूछता तो बड़े वाला अनुपात करते हैं और इसको आप 20 डिग्री से गुना कर देते हैं, क्योंकि सॉरी 1 अनुपात का मान 20 डिग्री है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर 80 डिग्री हो जाता। इन दोनों का अंतर पूछता तो 80 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा कि भाई सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर कितना होगा। अगर आपसे योग पूछता कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग कितना होगा तो सबसे छोटा 40 डिग्री, सबसे बड़ा 80 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको करना है। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग 120 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताइए। तो 180 टोटल मान होता है, उसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े का माइनस कर लेंगे तो तीसरे कोण का मान हमारा अपने आप निकल के आ जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? इस प्रकार से हमें करना है, बिल्कुल भी हमें नहीं डरना है। बस याद कर लेना कि किसका 180 होता है और किसका 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है। बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार, और सेम 154 सेंटीमीटर लिख कर ही आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 डिग्री है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका मान हमें 154 डिग्री दिया गया है। हमसे परिधि पूछा है कि परिधि क्या होगी? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो अगर हम आर का मान निकाल ले तो परिधि का मान निकल जाएगा। तो यहां से हम आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान निकालेंगे तो आर को इधर रखेंगे, बाकी उधर चला जाएगा। तो 154 बटे में आपका पाई, क्योंकि यहां पर गुना था, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में पाई। पाई का मान लिख दो 22/7। तो बटे के बटे में होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 7 154, 7 गुना 7। आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालोगे तो उधर रूट चला जाएगा, 49 के ऊपर रूट हो गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका? यहां पर 7 आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बातें सभी को पता होगी। बेसिक क्लास में मैंने बता रखा है। आप जो स्टूडेंट नए आए हैं, जिन्होंने बेसिक क्लास नहीं देखी हुई, तो आप लिखना मैथ बेसिक क्लास प्रवीण कटारिया लिख देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आर का मान 7 आ गया। अब उसमें रखेंगे 2 गुना में पाई का मान अभी हमने लिखा था 22/7 और आर का मान 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी क्या हो गया? 44। तो परिधि का मान कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें करना है। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया होता तो मीटर में, जिसमें दिया हुआ है उसमें आपका आंसर आ गया। लेकिन बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि भाई जब भी आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि आपसे पूछेगा तो होता है 2 पाई आर, और यहां पर पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, कभी कभी आपको लिख के देगा कि पाई का मान 3.14 मानना है, तब आप वो भी मान देना। ठीक है, लेकिन ये नहीं आता है, ये डायरेक्ट 22/7 लिख दिया करो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जब एग्जाम देके आओ तब देख लेना। ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहां पर देखो ट्रेन की हमें लंबाई दी गई है। क्या दी गई है? ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? 150 मीटर। उसके बाद बोला है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो इसका मतलब हमें यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही करना है। तो 200 मीटर क्या हो जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। और पार कितने सेकंड में करती है, यानी समय कितना दिया गया है? समय आपको दिया गया है 25 सेकंड का समय दिया गया। अब एक बात को समझो, जो मैंने आपको बार बार जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा, प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लेना कि जब भी कोई ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो खुद की लंबाई के साथ साथ उस चीज की लंबाई को भी वो पार करती है। यानी कि खुद की लंबाई उसकी 150 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, तो अगर पार करना है तो 150 खुद की भी पार करेगी, प्लस में 200 मीटर प्लेटफॉर्म की भी पार करेगी। टोटल 350 मीटर की दूरी को उसको पार करना है। हमें चाल निकालना है तो 350 मीटर की दूरी, तो दूरी बटे समय हो जाएगा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि कितनी दूरी है उसको कितने समय में पार किया। तो चाल का फॉर्मूला यही होता है ना, दूरी बटे समय। तो दूरी अपनी 350 मीटर है और समय है आपका 25 सेकेंड। बस इसको काट देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड में। यहां पर हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां पर आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, लेकिन यहीं पे हम कर लेंगे, ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी। यहां पर हमें बोला है कि मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। इसको सोल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो इसको क्या करना होगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। मैंने ये समझाया हुआ है ना कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, और जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। याद करने का तरीका क्या है कि हमें बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा आएगा, अगर हमें छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा आएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है तो बड़ा हमने ऊपर लिखा है 18 और 5 नीचे हमने लिख दिया। अब इसको काट देंगे, आराम से आपका निकल के आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 0। उसके बाद और कट रहा है क्या, वैसे दशमलव में ही आएगा ये लगभग। 5 से कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। उसके बाद ये कट रहा है, नहीं कट रहा। क्या बच गया आपका, 14 गुने 18 और बटे में 5। दशमलव में आएगा तो दशमलव में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। जब आपको पता है कि दशमलव में आएगा, कट नहीं रहा, अगर कट रहा होगा तो दशमलव में नहीं आएगा, और कट रहा है तो कट रहा है तो दशमलव में नहीं आएगा, और नहीं कट रहा तो दशमलव में आएगा। तो ये अब नहीं कट रहा, ना 5 से ये कट रहा, ना 5 से ये कट रहा, तो दशमलव में आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो ये कर दिए, या आप गुना करके भी देख लेना, आपका सेम ही आंसर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पर समय बचा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर जी हमारा पेपर ही पूरा नहीं हुआ, तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा ऐसे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, हर चैप्टर के करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सारे के सारे आप देख लेना। अब ये वाला क्वेश्चंस आप सभी को निकाल के आंसर करना है कमेंट में। मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, वर्ग वर्गमूल वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन्होंने पढ़ रखा है आंसर कमेंट करना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा पहले पढ़ के आओ, समझ के आओ, और फिर इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, तो आप सभी का इसका आंसर है वो कमेंट करके बताना है। तो आज वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चंस रह गया ना अपना, चलो उसको बाद में कर लेंगे अब। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये कर लेना। सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा। ठीक है, वरना अगली क्लास में बता देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका भी आंसर करते हैं। अगर इसका भी आंसर आपने कर दिया, इसका मतलब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो आप। ठीक है जी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग जिसने भी लगाया वो आंसर निकाल देगा। और भाई जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, क्लास अच्छी लगी है तो फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।